नमस्कार मित्रों, संगम दक्ष एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। मित्रों, लास्ट टाइम हमने देहरादून जिला सीरीज पर बात किया था यहाँ के प्रमुख संस्थानों पर, और हमने देखा था कि देहरादून के अंतर्गत उत्तराखंड के लगभग 70 से 80% जो संस्थान हैं इन पर चर्चा कर लिया था, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों का हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाना था, उनके विषय में जाना था कि किस तरह से ये देहरादून में स्थापित हुए और क्या क्या इनका जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है। चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मित्रों इस देहरादून जिले के अंतर्गत यहाँ मिलने वाले प्रमुख खनिज या मिनरल्स के ऊपर कि कौन कौन से खनिज यहाँ पाए जाते हैं, किन किन खनिजों में इसका उत्तराखंड में पहला स्थान है, खनिज होते क्या है और किस तरह से जो क्या क्या इनका विवरण है, उत्तराखंड खनिज नीति क्या है और किस तरह से उत्तराखंड में खनन के जो अधिकार है वो पर्वतीय वन विकास निगम या आपका गढ़वाल मंडल या कुमाऊं मंडल विकास निगम को दिया गया है। राज्य खनिज निधि क्या होता है, भारत के सेंस में भी जानेंगे कि मिनरल आखिर होते क्या है, धात्विक खनिज क्या है और धात्विक खनिज क्या होते हैं, परमाणु खनिज क्या होते हैं और ईंधन खनिज क्या होते हैं, इन सभी पर मित्रों चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फर्स्ट मित्रों जानते हैं हम कि देहरादून जनपद के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है, आज का जो क्लास का हमारे पास जो टॉपिक रहेगा मित्रों, ये हम बात करेंगे किसके ऊपर, तो देहरादून जनपद में मिलने वाले या इस जनपद के अंतर्गत इस जिले में मिलने वाले प्रमुख खनिजों के विषय में हमारा जो टॉपिक रहेगा या जो विषय रहेगा आज चर्चा का वो क्या है, देहरादून जनपद के खनिज। सर्वप्रथम जानते हैं मित्रों कि खनिज या मिनरल क्या होते हैं, तो पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके प्राकृतिक रूप से निकाले जाने वाले तत्वों या यौगिकों को मित्रों क्या कहते हैं, तो खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मिनरल कहा जाता है, जो नेचुरल रूप में पृथ्वी के अंदर से हम क्या करते हैं, निकालते हैं। इसी में बात करते हैं मित्रों कि अयस्क क्या होते हैं और क्या होते हैं, तो आप जानते हैं कि इस खनिजों का जो कच्चा मटेरियल या कच्चे माल होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा यदि आपको एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करना है मित्रों, एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करना है तो आपका इसका जो ओर है सबसे पहले बॉक्साइट को प्राप्त करना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, बॉक्साइट, और फिर इसी बॉक्साइट से आप बनाएंगे शुद्ध करके क्या, एल्यूमिनियम। तो ये बॉक्साइट क्या हो गया, एल्यूमिनियम का अयस्क हो गया। तो अयस्क जिस खनिज में धात्विक गुण हो और उससे आसानी से धातु कम खर्चे पर निकाली जा सके उसी को अयस्क कहते हैं। जैसे लोहे का हेमेटाइट तथा एल्यूमिनियम का क्या, बॉक्साइट जो अयस्क होता है। अगला, भारत में खनिज विकास से संबंधित दो संस्थाएं मिलेगी मित्रों आपको कि इंडिया में जो मिनरल के विकास से संबंधित या इनको जो मिनरल को निकालने का कार्य करती हैं वो कौन सी संस्थाएं मित्रों, तो पहला बात करेंगे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और ये मित्रों कहाँ अवस्थित है, तो देहरादून के अंतर्गत अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, तो आपका कोलकाता के अंतर्गत, कहाँ है, तो कोलकाता में। और दूसरी बात करेंगे भारतीय खान ब्यूरो की, जो कि महाराष्ट्र के कहाँ है, नागपुर में है। कहाँ, महाराष्ट्र के नागपुर में है। और अगर उत्तराखंड की बात करेंगे मित्रों तो आपने 2003 में ही देहरादून में स्थापित किया है उत्तराखंड राज्य जियोलॉजिकल सर्वे, जिसका मुख्यालय आपका कहाँ है, तो देहरादून में। आपने कल ही पढ़ा है इसको। आगे बात करेंगे मित्रों तो भारत में सर्वाधिक जो खनिज उत्पादन वाले राज्य हैं वर्तमान समय में मित्रों, जो 2020 तथा 2021 का डाटा आया है, इसमें भारत में सर्वाधिक जिसने जो मिनरल उत्पादन जिस राज्य में हुए हैं ये मित्रों टोटल सबसे पहला स्थान रखता है। कौन सा राज्य, राजस्थान राज्य। अर्थात सबसे ज्यादा जो मिनरल आपको प्राप्त हुए हैं ये कहां से, तो राजस्थान से 2020-21 में। सेकंड मित्रों उड़ीसा, ध्यान रखिएगा, दूसरा सर्वाधिक मिनरल जो प्राप्त हुआ वो उड़ीसा में, और तीसरा कहां, आंध्र प्रदेश में। यहां जब भी आप पेपर दे रहे मित्रों तो झारखंड पर सभी लोगों का ध्यान जाता है, झारखंड। लेकिन मित्रों अभी का जो डाटा उसमें पहला रैंक किसका, राजस्थान का, सेकंड रैंक किसका है, तो उड़ीसा का, और तीसरा किसका है, तो आंध्र प्रदेश का। भारत में खनिजों के विकास से संबंधित मित्रों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है और भारतीय खनन ब्यूरो आपका नागपुर में, तथा उत्तराखंड में देहरादून में आपने स्थापित किया था इसको कब, 2003 में। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। इसके बाद भारत में मुख्यतः या खनिजों को भारत में ही
आप कितने कैटेगरी में बांटते हैं? तो 4 कैटेगरियों में मित्रों इनको डिनोट किया जाता है। किसको? मिनरल को या खनिज को। सबसे पहले होते हैं धात्विक खनिज। क्या मित्रों? तो धात्विक खनिज अर्थात जो प्योर धातुएं होती है, जो ठोस होते हैं, जिनको पीटने पर धातुओं के रूप में आप ढालते हैं मित्रों, इनको आप क्या कहते हैं? तो धातु खनिज कहते हैं। जो कठोर होते हैं, जो आसानी से भंगुर नहीं होते या टूटते नहीं है, जैसे लोहा, तांबा, मैग्नीज, टंगस्टन, सीसा, बॉक्साइट, जस्ता, सोना, चांदी, टिन, ये सारे के सारे कैसे खनिज है? तो मेटल खनिज जिसको आप बोलते हैं, धात्विक खनिज जिसको आप बोलते हैं। सेकंड जो कैटेगरी है मित्रों वो कौन सा होता है? तो नॉन मेटल जो मिनरल होते हैं आपके, जिनको आप क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज, जो आसानी से अगर आप इनको तोड़ेंगे, आप इनको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो बड़े आसानी से टूट जाते हैं। और जिसमें पहला अभ्रक मित्रों, जिसको आप माइका भी कहते हैं, अभ्रक के उत्पादन में इंडिया दुनिया में फर्स्ट स्थान रखता है, पहला रैंक रखता है। इसके बाद दूसरा क्या? नमक, तीसरा चूना पत्थर लाइमस्टोन, चौथा क्या? एस्बेस्टस, पांचवा क्या? जिप्सम, छठा इमारती पत्थर, सातवां संगमरमर, आठवां क्या? हीरा, और नौवां विभिन्न प्रकार के मिट्टी या इससे निर्मित जो इसमें जो है अधारित खनिज जितने भी इससे प्राप्त होते हैं। तो सेकंड क्या है? नॉन मेटल आपका होता है क्या? दूसरा, जिसमें आपके जिनको आसानी से या जो भंगुर होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज। तीसरा मित्रों बात करेंगे किसकी? अणुशक्ति खनिज की बात करेंगे, जिसमें यूरेनियम, थोरियम, जिरकॉन और बेरिलियम मुख्यतः आपके लिए आते हैं। अगला जो है जीवाश्म खनिज मित्रों, इसमें कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम तथा केरोसिन की बात करते हैं। जीवाश्म खनिज की मित्रों यदि आप बात करेंगे तो पृथ्वी, अर्थ का जो शुरुआत हुआ, इस अर्थ को यदि आप देखेंगे मित्रों, तो अर्थ के शुरुआत में आप पढ़ेंगे कि कितने एरा में ये बना था? तो 6 युगों में बना है। कितने एरा में बना ये? तो 6 युगों में। फर्स्ट जो एरा रहा जब ये अस्तित्व में आया मित्रों, बिग बैंग थ्योरी के बाद आपका अर्थ, तो पहला जो युग था वो था आपका क्या? इयोजोइक एरा। पहला युग क्या था मित्रों? इयोजोइक काल। दूसरा क्या था इसके बाद? आर्कियोजोइक काल। कौन सा एरा आया मित्रों? सेकंड तो आर्कियोजोइक। कई सौ करोड़ वर्षों के बाद ये एरा बदलते गए। तीसरा इसके बाद कौन सा युग आया? तो पेलियोजोइक। कौन सा मित्रों? तो पेलियोजोइक। और ये जो 3 एरा आए हैं आपके, 3 जो काल आए मित्रों, इन्हीं 3 युगों को आप क्या कहते हैं? तो प्री कैम्ब्रियन युग कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों इनको? तो प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन। और यही वो समय था जब पहली बार पृथ्वी पर क्या आया था मित्रों? जीवन आया था। और ये जीवन कहाँ आया था पृथ्वी पर? तो समुद्र में आया था। कहाँ मित्रों? तो समुद्र में। कहाँ? समुद्र के अंतर्गत। और एक कोशिकीय जीव अमीबा और पैरामीशियम का यहाँ उत्पत्ति हुआ था। समय आगे बढ़ा। इसके बाद चौथा जो एरा आया मित्रों, इसमें आपने पढ़ा पेट्रोजोइक। कौन सा एरा आया? तो पेट्रोजोइक। और पेट्रोजोइक आप जानते हैं चट्टानों के अध्ययन को ही पेट्रोलॉजी कहा जाता है। तो पेट्रोजोइक आपका क्या है? चौथा हीरा आया। और इसमें आपका जो जीवन है मित्रों, ये समुद्र से बाहर निकलकर पृथ्वी के बाहर चट्टानों का गठन हुआ तथा यहाँ पर घास और कीड़े कीट पतंगे यहाँ पर आए। तो समुद्र से जीवन क्या है? पृथ्वी के बाहरी सतह पर पहुंचा था मित्रों अभी। और तिलचट्टा या इस तरह के जो आपके कीड़े हैं या इस तरह के घास फूस जो यहाँ बनते हैं अर्थ पर, इस समय जीवन पृथ्वी के बाह्य सतह पर आया था। फिर मित्रों आप 5वें हीरा में चलेंगे। इसको कहते हैं आप क्या? मीसोजोइक एरा। कौन सा हीरा कहते हैं मित्रों? मीसोजोइक एरा। और ये वो काल है जिसको आप रेप्टाइल्स का युग कहते हैं। इसी के अंतर्गत इसका एक पार्ट है जुरासिक युग, जिसमें दुनिया भर के रेप्टाइल्स, बड़े बड़े जीव मित्रों धरती पर आए, जिसमें आपका जो है डायनासोर जैसे जीव थे। तथा ये 5वें एरा में इस अर्थ पर आपको मिलेंगे। अब देखो 5वें एरा के बाद एक बार फिर मित्रों इस अर्थ पर उथल पुथल हुआ, अनेक ज्वालामुखी विस्फोट हुए। एक बार फिर से यहाँ पर जो है भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट हुए तथा अनेक जो ये बड़े बड़े जीव थे, ये सारे के सारे मित्रों इस सरफेस के नीचे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इस सरफेस के नीचे समाप्त हो गए। और आज जब टर्शियर युग में हम देखते हैं, जिस एरा में हम जी रहे हैं, तो यहीं पर आपको इन जीवों के जो अवशेष है मित्रों, ये किसके रूप में दिखाई दे रहे हैं? पेट्रोलियम के रूप में। और मित्रों इस एरा में, इस 5वें एरा में जो वनस्पति या पेड़ पौधे, प्राकृतिक वनस्पति यहाँ से जो धरातल के नीचे गया, वहीं उन्हीं क्षेत्रों पे मित्रों अभी आपको कौन सा जो है खनिज पदार्थ प्राप्त हो रहा है? तो कोयला यहीं से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे या वनस्पतियां थी 5वें एरा में, उन्हीं के अवशेष अभी हमको जो धरातल के अंदर इस समय जो है धरातल के अंदर चले गए, यहीं से आपको क्या मिलता है? कोयला। तथा जो जीव डायनासोर जैसे विशाल जीव मित्रों यहाँ जो है धरातल के अंदर जो दफन हो गए, वहीं से आपको क्या अभी प्राप्त होता है? तो पेट्रोलियम। तो जीवाश्म खनिज इसी एरा में यानी कि मीसोजोइक एरा में इन जीवों के अवशेष है जो आपको अभी प्राप्त होते हैं। और इन्हीं में से मित्रों आप बात करते हैं किसका? कोयला।
कोयला का, प्राकृतिक गैस का, नेचुरल गैस जो है आपका पेट्रोलियम या केरोसिन, ये सारे के सारे क्या है, जीवाश्म खनिज, इसीलिए कहा जाता है इनको। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगली बात करते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड की ये जो उत्तराखंड राज्य है आपका, ये एक मध्यम श्रेणी का राज्य है। किसकी दृष्टि से? खनिज की दृष्टि से। मित्रों उत्तराखंड की बात करेंगे आप मिनरल के आधार पर, आप देखेंगे अपना इस राज्य को, तो ये जो आपका उत्तराखंड है एक मध्यम श्रेणी का क्या है, स्टेट है या राज्य है। किस श्रेणी का? मध्यम श्रेणी का, अर्थात ना तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ मिनरल मिलेगा और ना ही बहुत ज्यादा कमी मिलेगा। तो कैसा राज्य है ये उत्तराखंड खनिजों की दृष्टि से मित्रों? तो मध्यम श्रेणी का राज्य है। किस श्रेणी का राज्य है? तो मध्यम श्रेणी का। यदि आप यहाँ मिनरल की बात करेंगे मित्रों, तो यहाँ के शिवालिक और लघु हिमालय श्रेणियों या दून तथा नदी घाटी में खनिजों या उपखनिज सबसे ज्यादा मिलते हैं। यहाँ पर क्या सबसे ज्यादा खनिज मिलते हैं? ये आप देख रहे हैं मित्रों, ये आपका सबसे हिमालय का जो सबसे उच्चतम शिखर क्षेत्र है, इसको आप क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं, या इसी को आप मित्रों कहते हैं क्या? महान हिमालय, सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो हिमालय है। इसके नीचे आपको ये जो दिखाई दे रहा है मित्रों, ये क्या है? लघु हिमालय है। कौन सा हिमालय है? तो लघु हिमालय की आप बात करते हैं। इससे नीचे ये जो आप देख रहे हैं मित्रों, ये कौन सा हिमालय है? तो शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय है? तो शिवालिक, जिसको सबसे नवीनतम हिमालय आप कहते हैं। और इसके नीचे आप जो देख रहे हैं मित्रों, ये क्या है? तराई और भाबर वाले क्षेत्र है। कौन से? तराई और भाबर वाले क्षेत्र। और शिवालिक तथा लघु हिमालय के बीच में मित्रों ये जो वैली आपको दिखती है, इसी को आप दून कहते हैं। इसी को आप क्या कहते हैं? तो दून कहते हैं। तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मिनरल अगर पूछेगा आपसे, तो आपको जो है देखना है कि ये कहाँ मिलते हैं मित्रों? शिवालिक या लघु हिमालय श्रेणी तथा दून घाटियों में सबसे ज्यादा मिनरल कहाँ? उत्तराखंड में आप मिलते हैं। ठीक है ना। आगे बात करते हैं मित्रों, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राज्यों में खनिजों की खोज, सर्वेक्षण आदि हेतु भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय जो स्थापित किया है आपका। उत्तराखंड राज्यों में खनिजों की खोज का जो श्रेय जाता है मित्रों, या इन पर जो डाटा तैयार करता है या इसके बारे में जो लिखता है कि किस जिले में कितना खनिज है, इन सब का कार्य इनके लिए बनाई आपने कौन सी संस्था मित्रों? तो भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय का गठन किया है। 1955 ईस्वी में मित्रों आपने किसकी स्थापना करा? तो भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की उत्तराखंड में स्थापना किया। और स्थापना के बाद भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय राज्यों में खनिजों पर आधारित उद्योगों के संरक्षण और विकास के साथ साथ खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देने एवं खनिज संपदा की खोज में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। तो सीधा सा अर्थ इसका ये है मित्रों, सीधा जब भी आप यूके SSC या यूके PSC या PCS जो भी देंगे मित्रों, तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए उत्तराखंड में ये जो खनिज कर्म निदेशालय या खनिजों पर जो डाटा तैयार करता है मित्रों, ये कौन है? भूतत्व और खनिज कर्म निदेशालय, जो कब बनाएगा? तो मित्रों तो 1955 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं। राज्य खनिज नीति की बात करते हैं मित्रों। किस पॉलिसी की बात करते हैं? तो राज्य खनिज नीति की बात करते हैं कि क्या ये पॉलिसी, खनिज नीति का सीधा सा मीनिंग है कि जब उत्तराखंड राज्य मित्रों उत्तर प्रदेश से अलग होगा तो खनिजों का डाटा तैयार करना इस नीति का मुख्य उद्देश्य था। अर्थात यदि बेराइट्स देहरादून में आज पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा बेराइट्स कहाँ है? देहरादून में। तो वो जो पॉलिसी तैयार किया वो किसके द्वारा किया गया? राज्य खनिज नीति के अंतर्गत ये है। अगर आप पढ़ते हैं कि तांबा अल्मोड़ा में मित्रों सबसे ज्यादा मिलता है, लोहा नैनीताल में सबसे ज्यादा मिलता है, तो ये पूरा के पूरा जो डाटा दिया वो इस पॉलिसी के अंतर्गत मित्रों पहली बार रिपोर्ट जारी किया गया था। तो राज्य खनिज नीति कब बना? राज्य सरकार ने मित्रों 4 अप्रैल 2001 को अपनी खनिज नीति जारी किया। अपनी खनिज का जो पॉलिसी है मित्रों उत्तराखंड का, इसको जारी किया था। और यदि आप बात करें मित्रों राज्य खनिज नीति की, तो अब तक जो उत्तराखंड में ग्रुप सी के जो अब तक एग्जाम हुए या यूके PCS के हुए, लगभग 4 टाइम आपका ये क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है कि उत्तराखंड राज्य ने अपनी खनिज नीति कब जारी किया था? तो 4 अप्रैल 2001 को। इस नीति के अनुसार ये जो पॉलिसी बनाई मित्रों उत्तराखंड सरकार ने, इसको अगर हम अध्ययन करेंगे या देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा गया है मित्रों? इसमें साफ लिखा गया कि वन क्षेत्रों में स्थित जो माइन होगा, वन क्षेत्रों में स्थित जो क्या होगा? माइन होगा। देख लीजिए यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं मित्रों कि ये कोई फॉरेस्ट कवर एरिया है, मान लीजिए ये कोई फॉरेस्ट कवर का एरिया है, यहाँ आसपास कोई राजस्व गांव नहीं है। कौन
कौन से एरिया हैं? तो फॉरेस्ट कवर वाले एरिया है, जहां क्या है, आरक्षित या संरक्षित वन होते हैं, जो भी होंगे। इन क्षेत्रों में मान लीजिए यदि यहाँ पर आपको लोहा मिला है, इन क्षेत्रों में, फॉरेस्ट वाले क्षेत्रों में कौन सा हमें खनिज मिला मित्रों? लोहा की बात करते हैं, या लौह अयस्क। लोहा तो आपको प्योर कभी भी नहीं मिलेगा मित्रों, तो किससे प्राप्त होगा? ये लौह अयस्क, जिसमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट आप पढ़ते हैं। तो लोहा यदि निकालना है मित्रों, तो ये वन क्षेत्रों से जो इनको निकालने का कार्य करेगा, इनका खनन करने का कार्य करेगा, ये आपने जिम्मेदारी किसको दिया है? उत्तराखंड वन विकास निगम को। किसको? उत्तराखंड वन विकास निगम यहाँ से उन मिनरल को या खनिजों को निकालेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ से आपने लोहा निकालना है फॉरेस्ट क्षेत्रों से, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? उन उत्तराखंड वन विकास निगम। और इसकी स्थापना पूछेगा मित्रों आपसे, तो 1 अप्रैल 2001 को बनाया गया था। क्या? उत्तराखंड वन विकास निगम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि इस नीति के अनुसार राजस्व क्षेत्रों में स्थित खदानों में, राजस्व क्षेत्र का मतलब है मित्रों कि मान लीजिए ये फॉरेस्ट एरिया था और यहीं पर कोई आपका क्या है, कोई गांव बसा हुआ है, यहीं पर क्या है, कोई आपका जो है गांव बसा हुआ है। और इस गांव के पास मान लीजिए उदाहरण के लिए मसूरी के पास जो मंदराम क्षेत्र है, संगमरमर वाला या चूना पत्थर वाला, तो यहां से इस गांव के पास से अगर आपको कोई खनिज निकालना है तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो इसको निकालेगा मित्रों, वो गढ़वाल क्षेत्र में, तो आपको जो है गढ़वाल क्षेत्र में मिलेगा मित्रों कि गढ़वाल क्षेत्र में इसके लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम ही इन मिनरल्स को निकाल सकता है राजस्व ग्रामों के बगल से। ठीक है ना? और राजस्व गढ़वाल क्षेत्र में कौन? गढ़वाल मंडल विकास निगम की बात करते हैं। अगर आप कुमाऊं में देखेंगे मित्रों, तो इसी को कुमाऊं में कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा राजस्व क्षेत्रों से या पटवारी क्षेत्र जिनको आप कहते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, वहां अगर कोई मिनरल है तो उनको निकालने का जिम्मेदारी जो है मित्रों वो गढ़वाल क्षेत्र में किसका है? गढ़वाल मंडल विकास निगम। और कुमाऊं में इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? तो कुमाऊं मंडल विकास निगम। और इन दोनों की स्थापना जो हुई मित्रों, ये आपका हुआ कब? 31 मार्च 1976 में। अभी वीडियो वाले पेपर में ही क्वेश्चन रिपीट हुआ था आपके लिए ये। और गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो मुख्यालय मित्रों ये कहां है? पौड़ी गढ़वाल में। तथा कुमाऊं मंडल विकास निगम का जो मुख्यालय मित्रों ये आपका कहां है? तो नैनीताल के अंतर्गत आता है। कहां आता है? तो नैनीताल के अंतर्गत। तो क्लियर हो गया आपको कि ये जो मिनरल हम निकालते हैं, एक तो राज्य जो मिनरल पॉलिसी मित्रों ये 4 अप्रैल 2001 को बना, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट है। इस नीति के अनुसार अगर आपको फॉरेस्ट कवर या फॉरेस्ट एरिया से मिनरल निकालना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? उत्तराखंड वन विकास निगम इनको निकालेगा, इन मिनरल को। और ये वन विकास निगम कब बना? तो 1 अप्रैल 2001 को बनाया गया। आगे बात करेंगे कि यदि राजस्व क्षेत्रों में इस तरह का खनन कार्य करना है, माइनिंग करना है, तो गढ़वाल मंडल विकास निगम गढ़वाल क्षेत्र में निकालेगा इन मिनरल को। 31 मार्च 1976 को बनाइए। और पौड़ी गढ़वाल में इसका क्या है? तो मुख्यालय है। कुमाऊं क्षेत्र की बात करेंगे मित्रों, तो यहां से जो माइनिंग करेगा राजस्व क्षेत्रों से वो कुमाऊं मंडल विकास निगम। और ये भी बना आपका कब? 31 मार्च 1976 को। और इसका जो हेड ऑफिस है या इसका मुख्यालय वो कहां है? तो नैनीताल के अंतर्गत है। चलिए क्लियर हो गया होगा यहां तक का। आगे बढ़ते हैं यहां से। यहीं पर मित्रों एक डाउट आता है आपके लिए, क्वेश्चन पूछता है यूके SSS या यूके PCS आपसे कि बताइए उत्तराखंड पर्वतीय विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था कब? 30 मार्च 1971 को बनाया गया था मित्रों क्या? पर्वतीय विकास निगम। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नीति, ये जो पॉलिसी बनी मित्रों आपकी, इसके अंतर्गत खनिज निधि की स्थापना की गई। एक खनिज कोष बनाया गया कि यदि हम खनन करवा रहे हैं, यदि हम मिनरल निकाल रहे हैं, तो इनसे जो राजस्व प्राप्त होगा ना, इनका कुछ अंश हम क्या करेंगे? सरकार के हिस्से में जमा कर देंगे या जमा करेंगे, जिसको आप क्या कहते हैं? तो खनिज निधि कहते हैं मित्रों। ये भी इसी के तहत जो है स्थापित किया गया और खनिज निधि की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत राजस्व, टोटल जो पैसा या राजस्व इससे आएगा मित्रों, उसका 5% आपका जो है तथा उप खनिजों आदि का भी इस निधि में क्या है? जमा कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो इसके अंतर्गत राजस्व जमा किया जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। अब बात करते हैं देहरादून जनपद के अंतर्गत मित्रों कि कौन कौन से खनिज देहरादून में आपको मिलते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज है जो आपको देहरादून जिले के अंतर्गत मिलेंगे मित्रों। और इनमें बात करेंगे कि सबसे पहले जो है वो लाइमस्टोन या चूना पत्थर मित्रों देहरादून में मिलता है। पहला जो मिनरल या खनिज है वो क्या है? चूना पत्थर या लाइमस्टोन। अगर मित्रों आप चूना पत्थरों को देखेंगे, चूना पत्थर पर आप बात करेंगे, तो चूना पत्थर जो है ये हमेशा कौन सी चट्टानों में मिलता है? अवसादी चट्टानों में मिलता है मित्रों।
मित्रों, किसमें? सेडिमेंट्री जो रॉक्स होता है आपका, कौन सी चट्टानों में? तो अवसादी चट्टानों में मिलता है मित्रों सदैव क्या? लाइमस्टोन। किसकी विशेषता है? तो अवसादी चट्टानों की, और अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है क्या? चूना पत्थर। चलिए अब देखते हैं मित्रों कि चूना पत्थर इसका जो है रासायनिक नाम या केमिकल नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं मित्रों। इसको क्या कहते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। CaCO3 इसका क्या है? रासायनिक सूत्र या केमिकल सूत्र आपको मिलेगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3। उत्तराखंड राज्य में अगर बात करेंगे मित्रों तो सर्वाधिक जो लाइमस्टोन आपको मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, ये किस जिले में मिलता है? तो देहरादून का पहला रैंक आता है। किसका? तो देहरादून का। सेकंड मित्रों यदि बात करेगा, हालांकि ये जो डाटा है ये एक्यूरेट नहीं है, नीचे ऊपर है, केवल जो टॉप है, टॉप का जो डिस्ट्रिक्ट है मित्रों वो फेयर है, बाकी नीचे ऊपर हर पुस्तक में आपको मिलेगा। तो इसके बाद टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और चमोली में भी मित्रों आपको क्या है? लाइमस्टोन मिलता है या चूना पत्थर मिलता है। देहरादून जनपद की अगर बात करेंगे मित्रों, इस डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे जिसके बारे में हम जो है चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कालसी के पास, कालसी जो पौराणिक ऐतिहासिक नगर रहा है। चलिए देहरादून के अंतर्गत हम देखेंगे मित्रों की पहला जो क्षेत्र है वो कालसी के पास स्थित मंदराम या बाराकोट का एरिया आता है। कौन सा? मंदराम या बाराकोट का क्षेत्र, जहां जो है सर्वाधिक मात्रा में आपको क्या मिलेगा मित्रों? तो लाइमस्टोन मिलेगा। क्या मिलेगा? तो चूना पत्थर। कालसी के विषय में हमने बात कर लिया था लास्ट टाइम भी कि इसका जो है ऐतिहासिक महत्व है। एक महत्वपूर्ण ये क्या था? व्यापारिक केंद्र था। हम पूरा इसके इतिहास को जान चुके हैं। अगली बात करेंगे मित्रों किसकी? ऋषिकेश के पास नीलकंठ वाला जो क्षेत्र है तथा पठरानु वाला जो क्षेत्र, ये भी कौन से एरिया हैं? तो लाइमस्टोन के फेमस क्षेत्र है। कौन सा मित्रों? तो पठरानु। तो आजकल के ग्रुप सी में मित्रों आपका जो ट्रेंड मिलता है, मिनरल से 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलना है और इनमें इनके एरिया पूछे जाते हैं कि लाइमस्टोन का कौन सा क्षेत्र, जैसे आपको वो दे देगा कि पठरानु तथा भड़ासी गांव या बेली जो है वो किस खनिज के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, किसके लिए जाने जाते हैं मित्रों? तो लाइमस्टोन के लिए जाने जाते हैं। और ये सारे के सारे स्थल कहाँ है? तो देहरादून जिले के अंतर्गत है ना। देहरादून जिले के अंतर्गत हम बात करेंगे किसकी? लाइमस्टोन को हमने देखा। इसके बाद हमने जाना मित्रों कि देहरादून जनपद के में मसूरी के आसपास के क्षेत्रों में मित्रों सर्वोत्तम किस्म का चूना पत्थर मिलता है जो क्रीम कलर का होता है। तो सर्वोत्तम किस्म का भी जो लाइमस्टोन है मित्रों वो भी देहरादून जिले में ही मिलता है। और ये मसूरी के आसपास मित्रों आप देख रहे हैं आगे कि इस तरह का, इस प्रकार का क्या है, एक लाइमस्टोन या चूना पत्थर मिलता है जो चूने का सर्वोत्तम कोटि है, सर्वोत्तम किस्म का मित्रों ये क्या है? तो लाइमस्टोन है जो मसूरी के आसपास क्रीम रंग का होता है, मिलता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जानेंगे मित्रों कि चूने के जो उपयोग है, पहला सीमेंट उद्योग में और दूसरा चूना बनाने में, ये जो पेंट वगैरह के लिए यूज होता है मित्रों घरों पर, उसके लिए चूने का क्या होता है? तो उपयोग किया जाता है। यदि आप यूके ट्रिपल एससी फेस कर रहे हैं या उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हैं मित्रों, तो फर्स्ट देहरादून के मिनरल में हम बात हमने किया किसके ऊपर? लाइमस्टोन के ऊपर। कैल्शियम कार्बोनेट इसका क्या है? केमिकल नाम है। CaCO3 इसका क्या है? रासायनिक सूत्र है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक चूना पत्थर पूछेगा मित्रों तो फर्स्ट रैंक देहरादून का है। बाकी जो है हर पुस्तकें आपको अलग अलग इसको देगी। तो लेकिन टिहरी गढ़वाल, पौड़ी और चमोली में भी कुछ मात्रा में ये पाया जाता है। देहरादून जनपद के प्रमुख चूना उत्पादक क्षेत्र मित्रों तो मंदराम और बाराकोट ये उत्तराखंड में भी अवस्थित सबसे बड़े लाइमस्टोन के एरिया हैं। इसके बाद ऋषिकेश के नीलकंठ में, पठरानु में तथा यहीं पर बेली तथा बड़ासी गांव भी मित्रों किसके उत्पादन के लिए फेमस है? तो लाइमस्टोन के लिए। मसूरी में सर्वोत्तम किस्म का क्रीम रंग का आपको क्या मिलेगा? तो चूना पत्थर मिलेगा। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों। अगली जो बात करते हैं नेक्स्ट आपका क्या है? संगमरमर। देहरादून जिले के अंतर्गत जानेंगे कि संगमरमर का क्या, कहां कहां आपको संगमरमर मिलेगा या क्या इसका अवस्थित है। तो उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक संगमरमर उत्पादन की अगर बात करेंगे मित्रों आप, तो पहला क्या? देहरादून जिले में ही सबसे ज्यादा मिलेगा। फिर आपका चमोली, टिहरी तथा नैनीताल में ये जो है सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। संगमरमर की यदि आप बात करेंगे मित्रों, संगमरमर के बारे में यदि आप जानेंगे तो ये जो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, ये जो अवसादी चट्टानें होती है मित्रों, ये वाला, अगर ये अवसादी चट्टानें लाखों वर्षों तक जो है यहाँ पर इस धरातल के नीचे मित्रों यहाँ मिलेगी, तो ये तापमान तथा दबाव के कारण हजारों वर्षों के बाद मित्रों यही लाइमस्टोन आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो संगमरमर में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो संगमरमर। और संगमरमर सदैव किसका उदाहरण है? तो मेटामॉर्फिक रॉक्स का उदाहरण है। कायांतरित चट्टानें होती है क्या? संगमरमर, जो कि किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का। किसका मित्रों? तो चूना पत्थर का। और चूना पत्थर सदैव किन चट्टानों में मिलता है? तो अवसादी चट्टानों में। और इसी का परिवर्तित रूप क्या बनेगा?
बन जाता है तो संगमरमर, जो कहाँ मिलता है तो कायांतरित चट्टानों में। अब अगर इंडिया की बात करेंगे मित्रों तो आप देखेंगे कि ये जो देश है हमारा भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत में संगमरमर की जो सबसे बड़ी खान मानी जाती है, जिसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड भी रहा है मित्रों, ये संगमरमर की सबसे बड़ी खान की यदि आप बात करेंगे मित्रों तो ये आपका ये राजस्थान राज्य है। अशोक गहलोत जी सीएम है यहाँ पर अभी। इस राजस्थान राज्य में मित्रों एक माइन है इस जगह पर राजस्थान में, जिसको आप कहते हैं मकराना खान या मकराना क्षेत्र कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं तो मकराना खान कहते हैं इसको। और ये मकराना खान आज भी भारत में संगमरमर की क्या है सबसे बड़ी खानों में से एक है। और इसी मकराना खान से जो मार्बल आया था मित्रों, यहीं से जो आपने संगमरमर जो लाया था इसी मकराना से आपने यहीं से जो आपने संगमरमर लाया था मित्रों, इसी से बना हुआ है क्या ताजमहल को निर्मित करवाया था किसने, शाहजहां के द्वारा मित्रों। कब इसका निर्माण कार्य शुरू किया था तो 1631 में या 1632 में इसको बनाने के लिए अनुमति दिया था। और लगभग 1649 में मित्रों 1649 में ये जो ताजमहल है आपका ये बनकर तैयार हुआ था। ताजमहल के बारे में मित्रों आप जानते हैं कि ये शाहजहां की जो पत्नी रही है, शाहजहां की जो बीवी रही है मुमताज महल, उसकी कब्र के ऊपर बनाया गया है। किसके ऊपर तो मुमताज महल की कब्र के ऊपर। जब ये अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी तो उस दौरान इनकी मृत्यु हो गया था 1631 में। और फिर इन्हीं की इच्छा अनुसार इनकी कब्र के ऊपर आपने बनाया क्या ताजमहल को। और ये जो यहाँ संगमरमर लगाया आपने, इतने उत्तम कोटि का जो संगमरमर है मित्रों, ये लाया था आपने का मकराना की खान से। यदि आप पेपर में जीएस के पेपर देंगे मित्रों, एसएससी स्टेट या एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी सब में ये पूछा जाता है। तो मकराना जो माइन से वो राजस्थान में है और यहीं से संगमरमर लाया था कहाँ शाहजहां के समय में मित्रों, जब आपने ताजमहल बनाया था। और इसके बाद वेस्ट बंगाल का आपका जो विक्टोरिया महल है मित्रों, विक्टोरिया महल जो बना है पश्चिमी बंगाल में, इसमें भी जो संगमरमर से बना है मित्रों आपने ताजमहल की भद्दी नकल भी कह देते हैं कई सारे इतिहासकार या कई सारे लोग इनको। तो ये भी संगमरमर आपने कहां से लाया था मकराना क्षेत्र से। संगमरमर से बनी हुई इमारतों की मित्रों अगर बात करेंगे आप तो ये जो इमारतें हैं इनके ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहता है, सबसे ज्यादा जो असर होता है वर्तमान समय में मित्रों, तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इनसे जब ये जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में बढ़ जाती है मित्रों, क्या NO2 या SO2, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, इनसे मित्रों जो रेनफॉल होता है ना, जो बारिश होता है, और बारिश के साथ जब ये गैसें बरसती हैं तो सबसे ज्यादा ये जो कलर फेड करती, किसका संगमरमर के कलर को ये परिवर्तित कर देती है। तो ये भी आपके जीएस में क्वेश्चन आता है कि भारत में ताजमहल या संगमरमर से बनी हुई इमारतों के रंग परिवर्तन का जो कारण है मित्रों, ये क्या है एसिड रेनफॉल होता है। और एसिड रेनफॉल से इनके क्या है रंग बदलने शुरू हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर आगे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों कि देहरादून जनपद में संगमरमर जो है आपका वो मसूरी क्षेत्र में ही सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। देखिए जहां लाइमस्टोन जितना ज्यादा होगा वहीं पर वो लाइमस्टोन कन्वर्ट होकर मित्रों किस में बदलेगा तो संगमरमर में। तो सबसे ज्यादा देहरादून जिले के मसूरी के आसपास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, यहां से नेक्स्ट जानते हैं रॉक फॉस्फेट के विषय में। अगला जो मिनरल आपको मिलेगा देहरादून जिले में वो क्या है तो रॉक फॉस्फेट देहरादून जिले में मिलता है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट उत्पादन की बात करें मित्रों तो पहला रैंक किसका है देहरादून जिले का। आप इसको ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो रॉक फॉस्फेट होता है वो कहां तो देहरादून जिले में मिलता है। इसके बाद टिहरी और नैनीताल में भी कुछ मात्रा में ये पाया जाता है। टिहरी और नैनीताल में भी कुछ मात्रा में आपको रॉक फॉस्फेट मिलेगा। रॉक फॉस्फेट आप दिख रहे हैं आगे में, देख रहे हैं मित्रों आगे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है रॉक फॉस्फेट है। सबसे बड़ी समस्या इन खनिजों के अध्ययन में यही बनता है कि हम वन लाइनर टाइप का या फैक्चुअल टाइप का इनको बड़े इजी वे में रट तो लेते हैं, परंतु हमारे दिमाग में एक चीज चलता रहता है कि आखिर ये है क्या, किस तरह का बना हुआ है। तो मित्रों आप ये आगे देख रहे हैं, ये जो आप बना हुआ पिक है यहाँ पर, यही क्या है तो रॉक फॉस्फेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देहरादून के प्रमुख रॉक फॉस्फेट उत्पादक क्षेत्रों को जानते हैं मित्रों कि कहां कहां पर ये सबसे ज्यादा मात्रा में मिलेगा। तो पहला मसूरी में, इसके बाद दुर्माला क्षेत्र, ये भी मसूरी के आसपास है। किमोई क्षेत्र मित्रों, मसराना इसका क्षेत्र है। मालदेवता आप जानते हैं कि टिहरी और
देहरादून की बाउंड्री पर मालदेवता, जहां सोंग नदी के साथ बाल्दी नदी का संगम होता है, और वो सोंग डैम आपने बनाया था, मैंने आपको बताया था रिवर सिस्टम में। और इसके बाद चामासारी, ये राजपुर देहरादून के आसपास वाले एरिया हैं। इन सभी क्षेत्रों में मित्रों हमें क्या देखने को मिलता है, तो रॉक फास्फेट। और उत्तराखंड में पहला रैंक इस मिनरल में अगर पूछेगा तो भी किसका है, तो देहरादून जिले का। उपयोग की बात करेंगे मित्रों रॉक फास्फेट का, तो उर्वरक उद्योग में ये जो फर्टिलाइजर आपका इंडस्ट्री उद्योग है, उर्वरक जो बनाए जाते हैं उसमें भी रॉक फास्फेट को मिलाया जाता है। कोल फॉर्मेशन में ये जो कोयले को आप प्यूरिफाई करते हैं, कोयले को बनाते हैं, कोयले की अगर बात करेंगे मित्रों तो ये जो कोयला होता है ना आपका, ये कोयला भी आपको सदैव किन चट्टानों के अंतर्गत मिलता है, तो अवसादी चट्टानों में ही हमें क्या प्राप्त होता है, तो कोयला प्राप्त होता है मित्रों। और कोयले की यदि आप बात करेंगे तो कोयले की दुनिया में 4 किस्में पाई जाती, जिनको आप अल्फाबेट से भी याद कर सकते हैं, ए, बी, एल तथा पी। सीक्वेंस में आता है। सबसे पहला जो होता है मित्रों कोयला सर्वोत्तम किस्म का, वो क्या है, एंथ्रेसाइट होता है और सबसे ऊपर रहता है। और इसमें लगभग 85 to 90% क्या होता है, कोयले के अवशेष मिलते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है मित्रों, बिटुमिनस। और बिटुमिनस ऐसा कोयला है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तथा भारत में भी सर्वाधिक मात्रा में जो कोयला मिलता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, वो बिटुमिनस ही मिलता है। तीसरे पर मित्रों जो मिलता है आपका वो कौन सा है, तो लिग्नाइट होता है। और चौथा जो होता है सबसे घटिया किस्म का मित्रों, वो क्या होता है, तो पीट होता है। तो 4 इसके जो है अलग अलग किस्में मित्रों किसकी, कोयला की। कोयला किसमें मिलता है आपको, तो अवसादी चट्टानों में, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है मित्रों क्या, कोयला। और इसके शुद्धिकरण में आप प्रयोग करते हैं किसका, रॉक फास्फेट का। चलिए अम्लीय मृदा के उपचार में मित्रों, किसके उपचार में, तो अम्लीय मृदा के। अगर आप देखेंगे मित्रों सॉइल को, तो सॉइल के बारे में जरा बात करते हैं कि सॉइल क्या होता है। ये जो सॉइल है, मिट्टी है आपका, मान लीजिए ये सॉइल के अवशेष है, इसका जो पीएच वैल्यू होगा आप जानते हैं मित्रों कि 7 पर क्या है, न्यूट्रल है। अगर 7 से ऊपर होता है तो ये क्या है, क्षारीय होती है मृदाएं। क्या होती है, तो क्षारीय होती है मित्रों, यानी कि बेस टाइप में ज्यादा क्षारीय हो जाए। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाएगा तो फिर मृदा क्या हो जाती है, तो अम्लीय हो जाती है। कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त जो मृदा होती है मित्रों, ये उत्तराखंड ग्रुप सी ने ही रिपीट किया था, ये 5.4 से लेकर और 6.4 पीएच वैल्यू की जो सॉइल होता है, इसमें सर्वोत्तम कृषि होता है। ये अभी अभी आपके लिए रिपीट करवाया था इसने, ठीक है ना, पूछा था क्वेश्चन। तो ये अम्लीय मृदा, मान लीजिए जब इसका पीएच वैल्यू 7 से कम हो गया, 5 हो गया या 4 पे आ गया, तो ये बहुत ज्यादा अनुपजाऊ हो जाती। तो फिर इसको जो है अम्लीयता इसमें कम करने के लिए भी आप उसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो अम्लीय मृदा का। और इसीलिए आपने लिखा है कि अम्लीय मृदा के उपचार में ही हम प्रयोग करते हैं मित्रों किसका, तो रॉक फास्फेट का, ठीक है ना। तो चलिए हमने बात किया अभी किसका, रॉक फास्फेट का। और ये देहरादून पहला रैंक रखता है। आप देख रहे हैं आगे रॉक फास्फेट आपको दिख रहा है यहाँ पर। सबसे बड़ी दिक्कतें खनिज को पढ़ने में यही है कि वो है किस प्रकार का। तो ये देखिए इस तरह की आकृति या इस तरह का बना होता है क्या, रॉक फास्फेट। और मैंने आपको बताया क्या क्या चीजें, कहाँ कहाँ ये एरिया बनते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली बात करते हैं डोलोमाइट के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे मित्रों, तो डोलोमाइट के ऊपर, जिसका रासायनिक जो सूत्र होता है वो MgCO3 × CaCO3 आपका रहता है। किसका, डोलोमाइट का। डोलोमाइट को समझिएगा आप कि डोलोमाइट होता क्या है, जरा देखें डोलोमाइट के विषय में। मान लीजिए ये जो एरिया है आपका मित्रों, ये लाइमस्टोन वाला एरिया है। समझने की कोशिश करना, यहाँ पर अवसादी चट्टानों में कौन सा पत्थर मिलता है आपको, तो चूना पत्थर मिलता है मित्रों। कौन सा पत्थर, चूना पत्थर। और यदि चूना पत्थर के साथ साथ आप पढ़ेंगे तो चूना पत्थर के साथ यदि मैग्नीशियम जो खनिज है, कौन सा, मैग्नीशियम खनिज है, यदि इसका 10% से अधिक मात्रा पाई जाती है तो उसको आप लाइमस्टोन ना कहकर क्या कहते हैं, डोलोमाइट कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, तो डोलोमाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इस खनिज को, डोलोमाइट। और डोलोमाइट के विषय में ये आपको दिख रहा है मित्रों आगे कि डोलोमाइट किस तरह का बना होता है, किस प्रकार का बना होता है। तो आप देख रहे हैं ये पूरा के पूरा जो पिक आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है, तो डोलोमाइट है। और डोलोमाइट सीधा की सीधा हमने पढ़ लिया कि लाइमस्टोन या चूना पत्थर के साथ यदि 10% से ऊपर मात्रा पाई जाए मैग्नीशियम की, तो फिर ये चूना पत्थर ना रहकर क्या होता है मित्रों, तो डोलोमाइट कहलाता है। क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। अगला ये पूछेगा कि बताइए शुद्ध डोलोमाइट क्या होता है। प्योर जो डोलोमाइट है मित्रों ये क्या होता है, तो शुद्ध डोलोमाइट का भी हम जानेंगे कि शुद्ध डोलोमाइट क्या होता है मित्रों। तो यदि इसी लाइमस्टोन में 45% से ऊपर आपका क्या मिल जाए,
मैग्नीशियम धातु मिल जाए तो फिर इसी को आप क्या कहते हैं मित्रों, तो शुद्ध डोलोमाइट कहते हैं। तो दो चीजें क्लियर कर लेना कि डोलोमाइट जो है वो चूना पत्थर के साथ साथ या चूना पत्थर के साथ ही मिलने वाला क्या है, मिनरल है। और यदि चूना पत्थर लाइमस्टोन जो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है, यदि इसमें आपका 10% से अधिक मैग्नीशियम धातु मिल जाए तो फिर ये चूना पत्थर ना रहकर हम इसको क्या कह देते हैं, तो डोलोमाइट कह देते हैं। और जब आप देखेंगे मित्रों कि 45% से ऊपर ये मात्रा हो जाएगा तो फिर इसको आप क्या कहते हैं, शुद्ध डोलोमाइट का दर्जा देते हैं। किसका दर्जा देते हैं, शुद्ध डोलोमाइट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। ये जो डोलोमाइट है, इस डोलोमाइट के उत्पादन में पहला जो रैंक रखता है इसके उत्पादन में, ये पहला रैंक है किसका, देहरादून जिले का। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि संगमरमर भी देहरादून में ही होना है, चूने के साथ मिलेगा। डोलोमाइट भी देहरादून में ही होना है क्योंकि ये लाइमस्टोन या चूने के साथ मिलेगा। तो पहला रैंक किसका है, देहरादून का। उसके बाद टिहरी तथा पिथौरागढ़ में भी ये मिलता है क्या, डोलोमाइट। चलिए उपयोग जानते हैं मित्रों इस डोलोमाइट खनिज के। एक तो पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, सेकंड आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और तीसरा तेजाब के निर्माण में भी आप किसका उपयोग करते हैं, तो डोलोमाइट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तो डोलोमाइट। तो डोलोमाइट आपने समझ लिया मित्रों कि डोलोमाइट क्या है। तो डोलोमाइट चूना पत्थर के साथ यदि मैग्नीशियम धातु आपको मिलेगा 10% से ऊपर तो ये फिर डोलोमाइट हो जाएगा, शुद्ध डोलोमाइट। जब इसकी मात्रा 45% या इससे अधिक हो जाएगी तो फिर आप प्योर डोलोमाइट इसको कहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहां से। अगली बात करते हैं मित्रों बेराइट्स की। किसकी बात करते हैं, बेराइट्स, या इसका जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है वो बेरियम सल्फेट है, और सूत्र इसका क्या है आपका, तो BaSO4 मित्रों। क्या है, तो BaSO4 है। क्या, BaSO4 इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है। तीनों ही प्रश्न यहां से रिपीट है, मैं आपको बताता हूं किस तरह वो पूछेगा। बेराइट्स या बेरियम सल्फेट या BaSO4, आपका जो देहरादून जिला है ना मित्रों, ये इसके उत्पादन में पहला रैंक रखता है और एकमात्र जिला है जहां उत्तराखंड में क्या मिलता है, तो बेराइट्स धातु मिलती है। इसलिए बार बार ये क्वेश्चन बनता है कि बताइए बेराइट्स सबसे ज्यादा कहां है, तो देहरादून में। मैग्नेसाइट सबसे ज्यादा कहां है, तो अल्मोड़ा में, जिरोली की खान है मित्रों, यहां पर बात करेंगे। तो पर्टिकुलर जो इस तरह की धातुएं होती, जैसे आपको टिन पूछ लिया, जैसे आपको यूरेनियम पूछ लिया, जो प्योरली किसी एक ही जिले में मिलते हैं, तो इन पर मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की क्या है, पॉसिबिलिटी या संभावना रहती है। तो बेराइट्स की अगर बात करेंगे मित्रों, तो बेराइट्स को हम देखेंगे कि बेराइट्स जो खनिज है इसका जो कलर आपको दिखेगा वो सफेद या चमक काचोपम होता है। और ये आप देख रहे हैं मित्रों, ये किसकी आपका जो है चित्र बना हुआ है, तो बेराइट्स का है, जो अलग अलग रंगों में आपको क्या है, दिखाया गया है। बेराइट्स का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, बेरियम सल्फेट, या इसका रासायनिक सूत्र क्या है, BaSO4। बेराइट्स की अगर बात करेंगे मित्रों आप, तो बेराइट्स देहरादून जिले में ही, केवल उत्तराखंड में देहरादून जिले के अंतर्गत ही केवल 80% जो बेराइट्स है वो मिलता है, और एकमात्र जिला है जहां ये मुख्यतया मिलता है। कौन सा जिला है, तो देहरादून। और कई बार मित्रों ये क्वेश्चन आपके UKSSC या स्टेट की जितने भी परीक्षाएं उनमें पूछा गया है। चलिए उत्तराखंड में बेराइट्स की अगर बात करेंगे मित्रों, तो हम देखेंगे कि बेराइट्स केवल देहरादून जनपद में ही मिलता है, जैसा कि मैंने आपको कहा। और इस खनिज का जो रंग होता है वो सफेद, लाल तथा चमक काचोपम होता है। चमक काचोपम आपको ये दिखाई दे रहा है, कांच की तरह चमकीला कलर इस वाले क्षेत्र में। लाल की अगर आप बात करेंगे मित्रों, तो ये लाल रंग का आपका बेराइट्स दिखाई दे रहा है आपको। और अगला जो सफेद रंग का बेराइट्स होता है वो भी आप देख रहे हैं कि ये 3 प्रकार या 3 अलग कलर में आपको क्या मिलेगा, बेराइट्स मिलेगा, जिसको हम बेरियम सल्फेट कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, BaSO4 है। और ये सारे प्रश्न यहां से पूछे गए हैं, ध्यान रखें। अगली बात करेंगे कि यह चूना पत्थर के साथ ये जो लाइमस्टोन है मित्रों, इसके साथ धारियों के रूप में इसके बीच में आपको मिलता है क्या, बेराइट्स। ये लाइमस्टोन है, मान लीजिए मित्रों यहां पर आपको ये लाइमस्टोन दिख रहा है, इस जगह पर क्या दिख रहा है, तो लाइमस्टोन अगर आपको दिख रहा है औषधि चट्टानों में, तो इस लाइमस्टोन के बीच में धारियों के रूप में आपको मिलेगा क्या, इस तरह से मित्रों लहरदार आकृतियों के रूप में आपको मिलेगा क्या, बेराइट्स जो आपकी खनिज है। यहां से आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भारत में, क्योंकि उत्तराखंड में देहरादून अगला रैंक रखता है, तो भारत के सेंस में भी जान लेते हैं मित्रों कि भारत का जो आंध्र प्रदेश राज्य है वो बेराइट्स का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कहां मित्रों, भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा बेराइट्स कहां होता है, तो आंध्र प्रदेश में।
और यहाँ की जो मागपेटम खान है, ये आपको जो दिख रही है मित्रों आगे, ये मागपेटम माइंस है कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। और ये भारत की सबसे बड़ी किसकी खान है, भारत की सबसे बड़ी बेराइट्स की खान है। क्या विशेषता है मित्रों इसकी, तो सबसे बड़ी बेराइट्स की खान है कहाँ की, भारत की सबसे बड़ी बेराइट्स खान है मित्रों। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, आंध्र प्रदेश की मागपेटम खान जो है आपका, ये सबसे बड़ी क्या है, बेराइट्स की खान है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेराइट्स से, अगली बात करते हैं मित्रों जिप्सम के ऊपर बात करते हैं। किसके ऊपर, तो जिप्सम के ऊपर बात करते हैं नेक्स्ट। और जिप्सम का जो केमिकल नेम है वो आपका है, लिखा जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या लिखा जाता है मित्र इसका रासायनिक नाम, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहा जाता है किसको, जिप्सम को। जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वो CaSO4 इंटू 2H2O आपका रहता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है मित्रों वो CaSO4 इंटू 2H2O है। उत्तराखंड राज्य में अगर जिप्सम की बात करेगा मित्रों, तो सबसे ज्यादा जो जिप्सम आपको मिलेगा इस राज्य में, वो फिर उसी में इसमें पहला रैंक किसका आता है, देहरादून जिले का। इसके बाद हर किताबें, हर पुस्तकें आपको अलग अलग देगी मित्रों। तो आप सीधा ये कह सकते हैं कि देहरादून के अतिरिक्त यह कुछ मात्रा में टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल तथा अल्मोड़ा में भी क्या है, पाया जाता है। या अल्मोड़ा में भी मित्रों आपको, नैनीताल तथा अल्मोड़ा में भी आपको क्या मिलता है, तो जिप्सम मिलता है। तो जिप्सम के बारे में आपने जाना कि इसका जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। और आजकल ग्रुप सी का ये पैटर्न है मित्रों उत्तराखंड में, या आप पीसीएस का भी जो आप पीसीएस के भी जो यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं मित्रों, उसमें भी ये क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी पूछे जाते हैं। या तो इसका रासायनिक सूत्र पूछेगा, या इसका रासायनिक नाम पूछेगा, या मित्रों इस खनिज का वो रैंक पूछेगा, ठीक है ना। चलिए अब जिप्सम को देख लेते हैं मित्रों कि ये किस प्रकार का होता है। तो ये आपको जो दिख रहा है आगे मित्रों, ये क्या है, जिप्सम है। ये क्या है, तो जिप्सम बना हुआ है जिसको आप देख रहे हैं आगे। तो इस तरह का एक खनिज है मित्रों, क्या, जिप्सम, कांच कलर का या सफेद कलर का। देहरादून जिले में अगर आपके इसके उत्पादक क्षेत्रों की बात करेंगे तो देहरादून का धफीला, इसको रट लीजिएगा मित्रों सारे एरिया को, ये ट्रेंड है आजकल का। क्यारकुली व भट्टा गांव, जहां पर वो भट्टा फॉल बना हुआ है, ये मसूरी के आसपास के क्षेत्र है मित्रों जहां जिप्सम मिलता है। ये सारे के सारे चूने के साथ मिलने वाले खनिज हैं। तो आप केवल धफीला को याद रखिएगा, बाकी क्यारकुली और भट्टा फॉल तो आप निकाल ही लेंगे यदि पूछेगा ये कभी भी। अगर बात करेंगे मित्रों जिप्सम की, तो जिप्सम को अन्य नाम आप जानते हैं, इसको आप हरसौंट कहते हैं, इसको सेलेनाइट कहा जाता है, या इसको अलाबास्टर कहा जाता है। और ग्रुप सी के पेपर में मित्रों ये जो अलाबास्टर है, ये पूछा गया है कि किस खनिज का उपनाम अलाबास्टर कहा जाता है, तो किसको कहते हैं मित्रों, आप जिप्सम के लिए कहते हैं। साथ में सेलेनाइट तथा हरसौंट भी कहा जाता है, किसको, जिप्सम को। चलिए आगे देखते हैं मित्रों जिप्सम के अंतर्गत कि यह जो है नमक की जो खाने हैं, नमक की खानों के साथ मिलता है। अगर मित्रों भारत में कभी भी पूछेगा कि नमक का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा राज्य करता है, तो यह आपका गुजरात राज्य है। कौन सा राज्य है, गुजरात राज्य। और यहाँ भारत का सबसे ज्यादा क्या है, नमक होता है। किस क्षेत्र में, तो कच्छ के रण में। कहाँ मित्रों, तो कच्छ का रण। और कच्छ का रण आप जानते हैं मित्रों कि इसी में आपका क्या है, कच्छ के रण में आपका क्या है, तो जंगली गधा नेशनल पार्क बना हुआ है। कौन सा, जंगली गधा नेशनल पार्क। और यहीं पर आपका क्या है, तो अंकलेश्वर पेट्रोलियम वाला जो क्षेत्र है वो भी आपका कहाँ बनता है, तो कच्छ का रण में, जो जंगली गधा नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है। और इसी कच्छ के रण में सबसे ज्यादा मित्रों आप भारत में क्या है, सॉल्ट या नमक का उत्पादन करते हैं। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है, गुजरात है। तो नमक की खानों के साथ भी आपको कौन सा मिनरल मिलेगा मित्रों, तो बात कौन सा, जिप्सम की बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे समुद्र के खारे पानी को सुखाने पर, समुद्र के खारे पानी को सुखाने पर भी आपको क्या प्राप्त होता है, तो जिप्सम प्राप्त होता है। और समुद्र का खारा पानी मित्रों यदि आप बात करेंगे कच्छ के रण की, तो जब ज्वार और भाटा आते हैं प्रत्येक दिन मित्रों 12 घंटे 26 मिनट में वन टाइम आता है, और 24 घंटे 52 मिनट में ये 2 बार आते हैं, है ना। इस तरह से दिन में लगभग 2 बार समुद्र के पानी का ऊपर उठना क्या कहलाता है, ज्वार, और इसका वापस जाना मित्रों क्या कहलाता है, भाटा, है ना। दुनिया में सबसे ऊंचा जो ज्वार आता है वो कनाडा के अंतर्गत फंडी की खाड़ी में आता है। सबसे नीचे जो ज्वार आते हैं वो गुजरात में आते हैं 2.5 मीटर के, और यहाँ 18 से 20 मीटर के। सारे जीएस में क्वेश्चन पूछे गए, बाद में इन पर चर्चा करेंगे कभी। अब आगे बढ़ते हैं, तो समुद्र के खारे पानी को सुखाने पर भी क्या प्राप्त किया जाता है, तो जिप्सम प्राप्त किया जाता है। और भारत में मित्रों अगर बात करेंगे स्टेट की, तो सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है किसका, जिप्सम का, वो कहां होता है, तो राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्या होता है, जिप्सम प्राप्त होता है। चलिए यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं
अगली बात करेंगे सिलिका सैंड या सीसा। अगली जो नेक्स्ट जो खनिज है आपका देहरादून जिले के अंतर्गत वो क्या है मित्रों, तो सिलिका सैंड या सीसा पर बात करेंगे, जिसको आप कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या इसका केमिकल नेम है मित्रों, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ये SiO2 इसका क्या है, रासायनिक सूत्र बनता है मित्रों। अगर आप बात करेंगे इसमें तो उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा जो आपका सिलिका सैंड मिलता है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है मित्रों, जिप्सम आ गया यहाँ पर, इसको जरा सही कर लेना। आप इसको जिप्सम ना पढ़ें, इसको क्या पढ़ेंगे आप, तो सिलिका सैंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मित्रों, तो सिलिका सैंड। और सिलिका सैंड आपको दिख रहा है मित्रों, ये जो यहाँ पर बना हुआ है इस तरह का होता है क्या, सिलिका सैंड, जो आपको दिख रहा है मित्रों, इस चित्र में दिखाई दे रहा है सामने। अगर सिलिका सैंड की बात करें उत्तराखंड के अंतर्गत मित्रों, तो इसमें देहरादून का कोई अग्रणी रैंक नहीं है, परंतु कुछ मात्रा में सिलिका सैंड आपको देहरादून जिले में मिलता है। सबसे जो टॉप रैंक आता है या सबसे ऊपर जो इसका प्रोडक्शन करने वाला जो जिला है वो क्या है, पिथौरागढ़। और उसके बाद का जो रैंक है वो मित्रों आप सीधा सीक्वेंस में ना समझे, इनमें अलग अलग जगह पर अलग अलग दिया हुआ है। तो इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे अल्मोड़ा में, देहरादून में मित्रों, उत्तरकाशी में, टिहरी गढ़वाल में तथा पौड़ी गढ़वाल में भी आपको क्या मिलेगा, तो सिलिका सैंड मिलेगा, ठीक है ना। और देहरादून के प्रमुख सीसा उत्पादक या सिलिका सैंड उत्पादक राज्यों की बात करेंगे तो देहरादून की टॉन्स घाटी, टॉन्स वैली, टॉन्स नदी को हम डिबेट कर चुके हैं रिवर सिस्टम पर, तथा इसी के आसपास का कुमाऊं बुरोला, पेपर में छपेगा मित्रों कि कुमाऊं बुरोला जो क्षेत्र है वो किसके लिए फेमस है, तो सिलिका सैंड के लिए या सीसा के लिए। तथा मुघोला क्षेत्र जो है देहरादून जिले का वो भी किसके लिए फेमस है, तो सिलिका सैंड के लिए प्रमुख ये क्या है, क्षेत्र है मित्रों, कहां, देहरादून डिस्ट्रिक्ट के। पढ़ने के साथ साथ ये जरूर एनालिसिस करें कि अभी जो पेपर पैटर्न चल रहा है कौन से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं और किसकी संभावना बनी रहती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि आप मिनरल की बात करेंगे ना तो पहला उसका रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, आजकल केमिकल नेम उसका पूछा जा रहा है। सेकंड कभी कभी उसका सूत्र देता है, तथा तीसरा सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जो रहता है मित्रों वो उसके क्षेत्र है कि कहां कहां पर ये खनिज मिलता है, सबसे ज्यादा उपयुक्त जो बड़े बड़े एरिया है जहां ये मिलता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं मित्रों, सिलिका सैंड के बाद नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद गंधक या माक्षिक की मित्रों। और गंधक या माक्षिक को ही आप क्या कहते हैं, इसका जो केमिकल नेम है मित्रों आपका वो आप इसके लिए क्या कहते हैं, तो इसी को आप कहते हैं क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और इसका जो सूत्र बनता है वो H2SO4 है। क्या है मित्रों, H2SO4 बनता है, जबकि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। किसको, गंधक या माक्षिक को। गंधक से भी क्वेश्चन बनता है मित्रों, ये आप देख रहे हैं, ये आपको सामने जो आप देख रहे हैं चित्र में मित्रों, ये आपको क्या दिखाया जा रहा है, तो ये गंधक है। क्या है, गंधक है। और साथ में आप ये जो देख रहे हैं मित्रों, ये सहस्त्रधारा देहरादून के अंतर्गत जो गंधक युक्त जो झरना है या पानी जहां पर गंधक युक्त रहता है वो भी आपको दिखाया गया है इस वाले चित्र में। तो गंधक की अगर बात करेंगे मित्रों तो राज्य में गंधक की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी, 1957 ईस्वी में पहली बार गंधक की खोज हुआ था। और चमोली के नंद प्रयाग से लगभग 51 किलोमीटर की दूरी पर वो जो रूपगंगा नदी बहती, वहां पर रूपगंगा वैली है मित्रों, वहां पर नदी घाटी है। इस रूपगंगा घाटी के बॉटम पर या तट पर बसा हुआ है कौन सा, सुदौला ग्राम। और यहाँ पर स्फटिक की शिलाएं, स्फटिक मतलब पत्थर की जो ये शिलाएं हैं, सॉलिड शिलाएं, इनके बीच से पानी निकलता है इस तरह से। और ये जो पानी इन शिलाओं या इन पत्थरों के बीच में से बह रहा था, यहीं पर पहली बार किसका खोज किया गया उत्तराखंड में, तो गंधक का खोज। छपेगा पेपर में, याद रखिएगा कि पहली बार रूपगंगा वैली के सुदौला ग्राम में मित्रों 1957 में आपने किस मेटल या खनिज का खोज किया था, तो गंधक या माक्षिक के विषय में बात किया था। नेक्स्ट, देहरादून का सहस्त्रधारा वाटरफॉल भी किस गंधक युक्त जल के लिए जाना जाता है मित्रों, सहस्त्रधारा। हर जितने भी हमने लेक्चर किए मित्रों, हर तीसरे लेक्चर में हमने इसकी चर्चा किया कि ये बाल्दी नदी आती, कौन सी नदी, तो बाल्दी नदी। और बाल्दी नदी पर एक झरना जो है बह रहा है 30 मीटर या इससे भी अधिक चौड़ाई पर, उत्तराखंड का सबसे विशाल ये झरना है। और ये जो सहस्त्रधारा वाटरफॉल है यहीं पर मित्रों गंधक युक्त जो एक झरना आता है, तो देहरादून के सहस्त्रधारा के पास, जो कि हमने आपको यहाँ दिखाया है, ये आपका देहरादून के सहस्त्रधारा के पास क्या है, गंधक युक्त जल का एक झरना है। और गंधक युक्त जो जल होता है मित्रों, ये चर्म रोग के लिए या स्किन के जो भी पिंपल्स या मुहासे जो भी होते हैं उन सब के लिए क्या है, ये तो उपयोगी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, यहां से नेक्स्ट बात करते हैं।
अगला जो खनिज मिलेगा मित्रों आपको देहरादून जिले में, ये आपका क्या है, फास्फोराइट है। क्या होगा मित्रों, तो फास्फोराइट की बात करेंगे। किस जिले में मिलेगा आपको, तो देहरादून में। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक फास्फोराइट बात करेंगे कहाँ, टिहरी जिले में। और इसके बाद सेकंड में ये कहाँ मिलेगा, तो देहरादून में। हालांकि बहुत बड़ी मात्रा में ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलता है, पर अगर आपको पूछा जाएगा तो टिहरी, गढ़वाल तथा देहरादून जिलों में आपको कौन सा मेटल मिलेगा मित्रों, तो फास्फोराइट। और फास्फोराइट को यदि आप देखना चाहें कि फास्फोराइट किस तरह का या किस कलर का बना हुआ एक खनिज या मिनरल है, तो ये आपको दिख रहा है मित्रों सामने। फास्फोराइट इस तरह का क्या होता है, एक खनिज होता है। नेक्स्ट बात करेंगे देहरादून जिले में, अगला क्या है, खड़िया या चाक भी मित्रों आपको देहरादून जिले में मिलता है। और खड़िया चाक के उत्पादन में इसका सबसे अग्रणी स्थान आता है उत्तराखंड राज्य में। पहला जो रैंक आता है ये किसका है, देहरादून जिले का। और ये आप देख रहे हैं मित्रों आगे, ये जो आपका चित्र यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, खड़िया या चाक ही आपको इस चित्र में दिखाया गया है कि किस तरह का ये बना होता है। सफेद चूने की तरह बिल्कुल बना हुआ होता है ये। इसके बाद टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली तथा नैनीताल में भी मित्रों आपको क्या मिलेगा, तो खड़िया या चाक जो है। कुछ जगहों पर, इन स्थानों पर भी आपको क्या मिलेगा, तो खड़िया या चाक। देहरादून के प्रमुख खड़िया उत्पादक क्षेत्रों की बात करेंगे तो महागांव, ये भी मित्रों मसूरी के आसपास, क्यारकुली के आसपास। अगला क्यारकुली आपने लिखा है। अगला लक्ष्मण झूला की बात किया है। लक्ष्मण झूला हमने इतिहास में पढ़ लिया है कि क्यों इसका नाम दिया गया, कब बना, क्या क्या था। अगला मित्रों नीट गांव और सोतनाला, ये ऋषिकेश के आसपास के क्षेत्र हैं दोनों ही, नीट गांव और सोतनाला। और इन दोनों को मित्रों आधुनिक समय का जो कंपटीशन का लेवल है या यूके ट्रिपल एससी जो पेपर का लेवल बनाता है, वो इनमें से क्वेश्चन निकाल देगा कि नीट गांव तथा सोतनाला किन खनिजों के लिए फेमस है मित्रों। तो यहाँ कौन सा खनिज आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, तो फास्फोराइट के लिए जाना जाता है ये क्षेत्र, ठीक है ना, सॉरी खड़िया के लिए जाना जाता है। किस खनिज के लिए मित्रों, तो खड़िया के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं। ये आप जो है उत्तराखंड के जितने भी खनिज संसाधन थे मित्रों आपने पढ़ा। आज हमने जो चर्चा किया उत्तराखंड के किसके ऊपर, मिनरल के ऊपर। और उत्तराखंड के मिनरल में हमने बात किया कि देहरादून जनपद के अंतर्गत कौन कौन से खनिज मुख्यतया पाए जाते हैं, ठीक है ना। मिनरल से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं मित्रों, और ये अपने आप में एक क्या है, अच्छा एक टॉपिक बनता है क्या, मिनरल का या खनिज संसाधनों का। मैंने आपको इसके विषय में पूरा आज बता दिया है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट देहरादून जिले का ये संभवतः अंतिम लेक्चर हो। इसके उपरांत भी यदि कुछ चीज या कुछ बच गया होगा देहरादून जिले में कुछ भी चीजें, तो वो हम आपको आगे प्रोवाइड कर देंगे। अब जो हम दूसरा जिला शुरू करेंगे उत्तराखंड जिला सीरीज में, वो पौड़ी गढ़वाल का क्रम रहेगा मित्रों, जो 1840 में उत्तराखंड में निर्मित होने वाला दूसरा क्या है, डिस्ट्रिक्ट रहेगा आपका, ठीक है ना। तो अगली बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में पौड़ी गढ़वाल जिले के ऊपर। ये देहरादून सीरीज आपका लगभग जो है समाप्त हो गया है। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप पूरे मनोयोग से, एकाग्रचित्त मन से पूरी तरह से इस जिला सीरीज के 8-9 जो लेक्चर हमने इतनी मेहनत करके आपके लिए डाले हैं, तो आप जो है इनको अच्छी तरह से मित्रों पढ़ेंगे तथा रिवाइज करेंगे। तथा एक बार पुनः संगम दक्ष एकेडमी आपका जो है इस ऑनलाइन हमारा जो पोर्टल है मित्रों, इस पर स्वागत करती है। तथा हम आपके लिए जो ये प्रयास कर रहे हैं, मैं हर वीडियो में, हर लेक्चर में आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, इसमें कौन कौन सी कमियां हैं आप लिखें। कमियां इस तरह का ना लिखें कि आप नेगेटिविटी दिखाएं या कुछ और, आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स करें कि ये कमी है, अगर आप इसको सुधारेंगे तो और ज्यादा आपके जो लेक्चर हैं वो और ज्यादा क्या है, अच्छे आगे जो है आपके लेक्चर आ सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए ठीक है।